बहुत प्राउड फील हो रहा था उन्हें। वो किसी से मिलते थे तो पूछते थे कि बिटिया की कितनी बनी, तो बड़े गर्व से कहती थी माँ कि 96.2 बनी, जिला में सेकंड नेम है। ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए फैमिली को बच्चों के ऊपर, क्योंकि प्रेशर में कुछ काम अच्छे से नहीं हो पाता। इसमें योगदान जो आपका पूरा रहा 96 जो परसेंट है ना, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा परसेंट है। और इस जगह मतलब एक हम कहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे से हम आते हैं। आपको क्या लगता है किस किस का आपकी सफलता में, आपके 80% में योगदान रहा? नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स की धड़कनें लगातार बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि कुछ ही समय में डेट शीट आने वाली है और लगभग आधे फरवरी, मिड फरवरी से उनके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उनके दिल की धड़कनें ना बढ़ें और उन्हें ज़्यादा घबराहट ना हो, इसलिए हमारे चैनल पर समय समय पर उन्हें स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो मार्गदर्शन की इसी श्रृंखला में आज हमारे बीच हैं हमारी स्टूडेंट अंशिका गुप्ता, नमस्ते। जिन्होंने 10th 2024 के एग्जाम में 96.2% प्राप्त की है और ये चक्रपाणी की सेकंड टॉपर हैं, सेकंड रैंक इनकी रही। तो आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने किस तरह तैयारी की और किस तरह ये अच्छी परसेंट प्राप्त की, ताकि हमारे जो इस बार 10th में स्टूडेंट हैं उन्हें मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इसके अलावा जो बच्चे 8th और 9th में भी पढ़ते हैं उन्हें भी पता चलेगा कि टॉपर्स कैसे पढ़ाई करते हैं। तो सबसे पहले अंशिका, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू भैया मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बात का पूछना चाहूंगा कि जब रिजल्ट आया था तो फैमिली की कैसे, मतलब क्या उस पहले से सोचा था कि इतनी बन जाएगी, और उसका क्या मतलब पूरा वैसा रहा? ना फैमिली ने सोचा था ना मैंने सोचा था कि इतनी अच्छी 95 प्लस चली जाएगी। हाँ 90 तक तो थी कि 90 आराम से आ जाएगी, लेकिन 95 की एक्सपेक्टेशन नहीं थी। और रैंक का सोचा था कि सेकंड रैंक आ जाएगी? नहीं सोचा था। तो फिर मतलब कैसा परिवार वालों का कैसा मतलब एक्सप्रेशन था उस पर? बहुत प्राउड फील हो रहा था उन्हें। वो किसी से मिलते थे तो पूछते थे कि बिटिया की कितनी बनी, तो बड़े गर्व से कहती थी माँ कि 96.2 बनी, जिला में सेकंड नेम है, सेकंड रैंक है। तो ये फैमिली वालों के लिए बहुत प्राउड की बात होती है जब उनके बच्चे अच्छी परसेंट बनाते। तो शुरुआत करते हैं प्रारंभ से। सीरियसनेस जैसे 10th में आता है बच्चा तो परिवार वाले सब एक माहौल सा बनता है कि हाँ इस बार 10th है 10th है। तो सीरियसनेस कब से स्टार्ट हो गई थी कि हाँ अब हमें सीरियस हो जाना चाहिए? दिवाली के बाद से हुई थी सीरियसनेस दिवाली स्टार्ट। के बाद? अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि दिवाली के बाद सीरियसनेस हुई। मतलब अभी से भी अगर कोई स्टूडेंट सीरियस हो जाए तो वो अच्छी परसेंट बना हाँ कर सकता है। लेगा वो। तो दिवाली के पहले मतलब कितना, कैसा पढ़ाई कैसी चलती थी? मतलब इतनी सीरियसनेस होकर नहीं होती थी, लेकिन हाँ चलती डेली थी। मैं तो शुरुआत से ही सीरियसनेस होके सीरियसनेस से की है। हाँ। लेकिन और बाकी सब्जेक्ट्स नहीं होते थे। साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, बाकी सब तो ऐसे ही सोचते थे कि हाँ लास्ट में हो जाएगा। तो मैथ केवल स्टार्टिंग से हाँ करते हो? मैथ, तो बस अगर मैथ ही आपने पढ़ी है। कोई मतलब एक आध सब्जेक्ट भी स्टार्टिंग से अच्छे से पकड़ के चला हुआ है, तो बाद में दिवाली के बाद भी आप तैयारी करेंगे। तो जो स्टूडेंट ऐसा सोच रहा है कि अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, वे बिल्कुल उन्हें हताश होने की जरूरत नहीं है। आप आज भी स्टार्ट कर देंगे पढ़ना तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि आपके सामने खुद एग्जाम्पल है। दीपावली के बाद इनकी सीरियसनेस बढ़ी और इन्होंने कैसे अच्छा किया। अब एक बड़ा क्वेश्चन अंशी का ये रहता है कि जैसे सभी स्टूडेंट एकदम हड़बड़ाहट सी में रहते हैं, स्कूल जाना, इसके बाद दो दो कोचिंग जाते हैं ज़्यादातर लोग, उसके बाद फिर बचे टाइम में सारे सब्जेक्ट को मैनेज करना, सेल्फ स्टडी करना, स्कूल वालों को फेयर कंप्लीट करना, और बीच में ये फेस्टिवल, तो ये कैसे पूरा टाइम कैसे मैनेज होता है? अगर आप शुरुआत से ही कंसिस्टेंट है तो आपका एंड तक आप स्कूल भी जाते रहोगे, टाइम मिल भी जाएगा, सेल्फ स्टडी भी हो जाओगे। अगर आप लास्ट में होगे मेरे जैसे, तो फिर आपको स्कूल तो छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में इतना नहीं हो पाएगा जितना सेल्फ स्टडी से हो जाएगा। हाँ, तो मतलब स्टार्टिंग से आप जानते हैं, हमने पहले ऐसे भी इंटरव्यू आपके बीच उपस्थित हुए हैं ऐसे विद्यार्थी जो स्टार्टिंग से ही स्कूल गए हैं। तो स्टार्टिंग से जो गए हैं, मतलब तुम्हारा कहना है स्टार्टिंग से जो है इनका तो सही चल सकता है। अगर वो स्टार्टिंग हाँ, से सीरियस होकर पढ़ाई करें। लेकिन जैसे इस टाइम पे अगर गए हैं तो ना तो वहाँ एक अलग माहौल चल रहा होगा हाँ, और तुम्हारी अभी शुरुआत है। वहाँ का फिर बातें भी होती रहती बीच बीच में, बातें ज़्यादा होती है फ्रेंड्स के बीच में, तो वहाँ पे नहीं हो पाता फिर स्कूल में अगर आप लास्ट से थोड़ा स्टार्ट करें। मतलब स्कूल आवर्स तुमने कम किए। हाँ स्कूल आवर्स लास्ट दिवाली के बाद बस एक दो दिन जाते थे हम महीने में। अच्छा। हाँ बहुत कम कर दिया था स्कूल जाना, तो घर ही पढ़ते रहते थे।
हाँ, तो ये इससे मतलब सेल्फ स्टडी के लिए काफी टाइम मिल हाँ जाता बहुत होगा। टाइम मिल जाता। तो बहुत स्टूडेंट थोड़ी ऐसी हड़बड़ाहट सी रही, तो तुम्हें भी रही तो होगी, मतलब मैनेज नहीं हो पाया ऐसा, बिल्कुल ऐसा चला के एकदम सब अच्छे से हो जाने लगा, नहीं, तो ऐसा बहुत रहता अप्स है। एंड डाउन्स आए। हाँ, अप्स एंड डाउन तो ऐसा रहता है, ये स्वाभाविक है। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारे बिल्कुल हमने जो सोचा है कि इतना आज करना उतना कर लेंगे तो ही हम अच्छा कर पाएंगे। हमें अपनी तरफ से प्रयास पूरा करना चाहिए। अगर वो नहीं हो पा रहा है उतना, तो उसमें उतनी घबराने की जरूरत नहीं है। सबके जीवन में ऐसा ही होता है। बाद में आके जब भी बच्चे टॉपर बन जाते हैं, फिर आपको इतनी शांति से बैठे वो दिखते हैं, लेकिन जब वो पढ़ रहे होते हैं ना, 10th में जब भी होते हैं, तब उनके जीवन में भी ऐसी हड़बड़ाहट होती है। हर तरह की परेशानियां जो आपको आ जा रही हैं उन्हें भी आती हैं, तो वे ऐसे ही मैनेज करते हैं और ऐसे ही करते करते हो जाता है। तो इतनी हड़बड़ाहट की जरूरत उन्हें नहीं होनी चाहिए। इसके बाद मैं जो प्रेजेंट में देख रहा हूँ, एक बच्चों सबसे ज्यादा मैथ में खासकर सिली मिस्टेक्स बहुत करते हैं। कई इतना अच्छा पढ़ने वाले बच्चे जो अच्छे टफ टफ क्वेश्चन तो कर लेते, पता चले इजी से क्वेश्चन में प्लस की जगह माइनस लगा दिया। तो सिली मिस्टेक से कैसे बचा जा सकता वो है? है ना, सिली मिस्टेक्स बहुत हड़बड़ाहट में हो जाती है, ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ मेरा तो सही होगा। एक बार फिर से चेक करना चाहिए करने के बाद, और फिर ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, ना ज़्यादा हड़बड़ाहट होनी चाहिए कि हाँ बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आराम से करो तो वो हो भी जाता। हाँ, तो ये दो चीजें अंशिका ने हमें बताई। एक तो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हाँ ये तो इजी और मेरा सही ही होगा, तो आप एकदम जल्दी से कुछ भी करते जा रहे हैं। दूसरी चीज, हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए। आप जैसे घर पे प्रैक्टिस सीट लगाते हैं, घर पे प्रैक्टिस करते हैं नॉर्मली, ऐसे ही आपको टेस्ट समझना। टेस्ट को बच्चे इतना सिर पर ले लेता है कि इतना स्ट्रेस उसका ले लेता है कि ये तो बड़ा टेस्ट है, बहुत बड़ा एग्जाम है, इससे आपकी जीवन डिसाइड तो होने वाला है नहीं। 10th का अगर फाइनल भी एग्जाम दे रहे हो तो भैया क्या होगा, 10th की मार्कशीट ही तो मिलेगी। उसको लेकर दिमाग में इतना क्या स्ट्रेस लेना कि हम छोटी छोटी चीजों को गलत कर बैठे। तो आपको ये दो चीजों से बचना चाहिए। एक तो इजी जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, और दूसरा करते समय हड़बड़ाहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली एकदम जैसे आप घर पे बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, ऐसे एग्जाम में दिमाग को एकदम शांत रख के आपको करना चाहिए। इसके बाद गर्ल्स की लाइफ का तो मुझे नहीं पता कि फैमिली प्रेशर कितना होता है, मतलब परिवार की भूमिका कितनी इंपॉर्टेंट है जो अच्छे उसके लिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए फैमिली को बच्चों के ऊपर, क्योंकि प्रेशर में कुछ काम अच्छे से नहीं हो पाता। सब काम ऐसे ही होते हैं ना, फिर वो उनकी अच्छे से पढ़ाई हो तो पाती तुम्हें ना घर की कुछ। तरफ से कभी दबाव रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहा। बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं, पहले भी जितने टॉपर्स आए हैं और अभी भी हैं, परिवार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जिन बच्चों के पेरेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि दबाव तो बच्चे पर बिल्कुल ना बनाएं। अगर आप प्रेशराइज करेंगे तो उससे उसमें डाउन ही होगा वो उतना अच्छा। अगर बच्चा एवरेज बिलो अबव एवरेज कर रहा है, एवरेज से ऊपर कर रहा है, तो उसे केवल मोटिवेट करें, उसे समझाएं। आपके समझाने से आप खुद समझ सकते हैं कि जो काम हमें अच्छी मेहनत, अच्छा मुकाम पे पहुंचना है, तो हमें अच्छे लेवल की मेहनत करनी पड़ती है। आपको बच्चे को डांटना, फटकारना, उसे दबाव में लाना इजी काम है, कोई भी कर सकता है। आप ये करेंगे तो बच्चे में डाउन ही आएगा। कठिन काम क्या है, बुरे से बुरी परफॉर्मेंस में भी आप उसे अच्छे से समझाएं, मोटिवेट करें, ये काम कठिन है, आपको यही करना पड़ेगा अगर आप बच्चे का अच्छा विकास चाहते हैं तो। अब एकेडमिक बात करते हैं, तो सब्जेक्ट, ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी आई? साइंस और एसएसटी में। साइंस और एसएसटी। हाँ, तो एक एक से इसे समझते हैं, डील कैसे किया, साइंस को कैसे मतलब अच्छा हुआ? साइंस तो फिर लास्ट में पूजा मैम के यहाँ पे जाने लगी थी तो वो अच्छे। कोचिंग स्टार्टिंग से नहीं लगाई मतलब, साइंस की कोचिंग? हाँ। बीच में मतलब जरूरत लगी कि बिना कोचिंग के नहीं होगा, इसलिए फिर बाद में कोचिंग लगाई। फिर वो मैम ने अच्छे से समझाया, और इतनी टेंशन नहीं ली थी कि वो बहुत सारा सिलेबस बचा। कम टेंशन ली थी कि हाँ वो कर लूंगी इतना। लास्ट में मतलब स्क्रीन टाइमिंग बिल्कुल कम कर दिया था, बिल्कुल फ़ोन नहीं छीती थी। हाँ। बस जितना पढ़ती थी उसी के लिए छीती थी, तो वो हो जाता था। बहुत सारा टाइम मिल जाता था तो आराम से समझती रहती थी। तो मतलब ऑनलाइन उसका कम यूज किया हाँ। साइंस के लिए तो। हाँ, ऑनलाइन नहीं किया। और एसएसटी के लिए, एसएसटी को कैसे डील किया? एसएसटी स्कूल में हो जाता था, लेकिन ज़्यादा तो फ़ोन से दिगराज सर से समझ में आता था, तो उन्हीं से पढ़ती थी। तो फोन का उपयोग कौन से सब्जेक्ट के लिए किया, केवल एसएसटी? एसएसटी और इंग्लिश के लिए, और किसी के लिए नहीं किया। और एसएसटी और इंग्लिश दो। तो आप ऐसा नहीं, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 6 के 6, 5 जितने भी सब्जेक्ट हैं, तो वे सब के सब फोन पे डिपेंड रहते हैं। तो पता चले 8-8 घंटे फोन ही चल रहा है, तो उससे आंखों पे प्रभाव पड़ेगा, दिमाग पे पड़ेगा, उसके बाद नींद आने लगती है। जब तक जो पेज है ना पुस्तक के, नोटबुक के, बुक के, आप उन पेजेस आपके सामने नहीं आएंगे, उनसे नहीं पढ़ेंगे, प्रैक्टिस पेन चला चला कर नहीं करेंगे, तो आप स्क्रीन पर कैसे ही आपको लगता रहेगा हाँ ये हो गया, ये हो गया, स्क्रीन से आप निकालते जाएं, तो आपकी उतनी अच्छी तैयारी होने वाली नहीं है।
इसलिए आपको जिन सब्जेक्ट में लगता है कि इस सब्जेक्ट के लिए मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, उन्हीं में आपको फ़ोन का उपयोग करना चाहिए। उससे अधिक आपको बार बार ज़्यादा फ़ोन का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो एसएसटी के लिए दिगराज सर से हाँ, तुमने पढ़ा। और एसएसटी में उनके नोट्स, उनके वीडियोस के साथ साथ वो भी बंद करनी चाहिए, एनसीईआरटी रीडिंग, तो अच्छे से हो जाते हैं। तो नोट्स मतलब वो देखने के बाद, वीडियोस देखने के बाद, केवल ऐसा नहीं कि हम वीडियोस पर ही डिपेंड रहे, वीडियोस देखने के बाद एनसीईआरटी पढ़ें, हाँ, तो वो एनसीईआरटी या एनसीईआरटी और नोट्स। अच्छे से समझ आएगी। फिर आपको जो पेंसिल लेकर आप अंडरलाइन वगैरह करते जाएं क्योंकि इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में कुछ ऐसे शब्द मिल जाते जो कि वहाँ पे कीवर्ड्स रहते, बस टीचर्स उसी को देख के फुल मार्क्स दे देते। ये पहले भी शायद एक आध इंटरव्यू में मुझे ध्यान ऐसी बात सामने आई है, कीवर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सोचें कि हम पूरी तरह मन से बना बना के लिख देंगे समझ के, तो आपके मन में जो वर्ड आएंगे वो नहीं आएंगे, आपके मन में आएंगे बुक, इज, एम, आर, स्टडी, नॉर्मल अपने सब दिमाग में वही हाँ, शब्द रहते हैं। लेकिन जो डेमोक्रेसी, ऐसे वर्ड जो उसमें वो हमें एसएसटी में दिख रहा है, वो तो हाँ, तभी आएंगे जब कीवर्ड्स अपन ने पढ़े जब होंगे। एनसीईआरटी पढ़ी और जब हम होगी। उनका यूज करेंगे तो जो जो कॉपी चेक होगी ना, वो कीवर्ड्स देखकर ही मार्क्स दे देते हैं। तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। अब सब्जेक्ट वाइज बात करें तो साइंस का तो तुमने बता दिया, साइंस का और कुछ डिटेल में अलग से बताना चाहें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का कुछ अलग अलग ऐसे ही, मतलब हाँ, हो गया। जो बताया कि मैम के पास कोचिंग नहीं और उससे कोचिंग से सारा हो गया। इसके बाद हिंदी, हिंदी के लिए क्या किया? हिंदी तो इजी है, वो तो हो जाती है स्कूल के साथ साथ ही। स्कूल के साथ साथ हो हाँ, जाती है। हिंदी के लिए देखो ज़्यादातर बच्चे स्कूल का ही बताते हैं कि स्कूल के साथ साथ हो जाती है। तो तुम मतलब स्टार्टिंग में जैसे स्कूल प्रारंभ में गई हो, हाँ, बाद में नहीं गई स्कूल, तो शुरुआत में जब सिलेबस कंप्लीट हुआ सिलेबस तब तक कंप्लीट। गई हो, तो हिंदी का वहीं से काम चल गया स्कूल जाने से। इसके बाद अब और क्या बचा? इंग्लिश के लिए फ़ोन की, इंग्लिश के लिए मतलब जैसे यूट्यूब पे पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, तो कौन से चैनल वगैरह कुछ इंग्लिश के लिए? और एक चैनल है एजुकेशनल भैया, उसी से पढ़ा। इंग्लिश को बहुत हल्के में ले लिया था तो उसको मार्क्स बहुत कम आए। हाँ, इंग्लिश में सबसे कम मार्क्स आए इस बार बच्चों। इंग्लिश पे विशेष ध्यान देना चाहिए, और इंग्लिश ऐसी चीज है तुरंत के तुरंत नहीं हाँ, नहीं सुधरती, होते। वो तो स्टार्टिंग से ही आपको और इंग्लिश पे ध्यान पेपर देना। में कोई ऐसे वो आएंगे ग्रामर्स में कि आपको लगेगा चारों ही सही है, किसी पर भी टिक लगा दो, लेकिन उसमें बहुत डीप में देखना पड़ता है कौन सा सही है। तो इंग्लिश की अच्छी डीप नॉलेज मतलब हाँ, पहले से होनी चाहिए, तो इंग्लिश पे स्टार्टिंग से ही सबको ध्यान देते फोकस रहना करना चाहिए। चाहिए। अब कौन सा, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस की हमने बात कर ली, एसएसटी की बात कर ली, अब मैथ रह गया। मैथ कैसे किया? मैं तो भैया की स्टूडेंट हूँ, तो बस हो गया, तो शुरुआत से ही पढ़ा भैया हाँ, तो से। मैथ तो मतलब यहाँ मतलब चक्रपाणी के जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें मैथ का तो कुछ सोचना ही नहीं है, हाँ, मैथ मतलब हो ही बिल्कुल जाता। मैथ तो बेफिक्र। जैसे जैसे ये हिंदी का कह रहा है, हिंदी का तो थोड़ा वो स्कूल में सोच लिया होगा, तो मैथ में तो मैथ हो में ही तो नहीं जाता है। मैथ सोचना की पड़ा। सारी जिम्मेदारी हमारी होती है। ठीक है, थोड़ी खुद की स्पॉन्सरशिप कर दिए। चलो अब इसके बाद बात करते हैं सिलेबस कंप्लीट। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो गया था या कब तक हो जाना चाहिए सिलेबस? वैसे तो नवंबर के लास्ट तक हो जाना चाहिए, क्योंकि फिर आपके पास दिसंबर जनवरी अच्छे से पूरा उसके लिए बचेगा रिवीजन के लिए। लेकिन जिसने लास्ट में नहीं किया तो उसका 15-20 दिन पहले तक तो हो जाना चाहिए सिलेबस कंप्लीट मतलब पेपर के। तुमने कब कर कंप्लीट किया था? मैंने फरवरी, नहीं, जनवरी के एंड तक हो गया था। हाँ, मतलब तुमने स्टार्ट लेट किया था, मतलब तुमने बताया इसलिए ना लेट हुआ। दिवाली के बाद अच्छे से स्टार्ट किया, तो जनवरी तक हो गया था लेट। हाँ, तो ये सबको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, सबको आप स्टार्टिंग से पढ़ते अगर जो आ रहे हैं उन्हें बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए नवंबर लास्ट तक। लेकिन जिन्होंने लेट स्टार्ट किया, अभी स्टार्ट कर रहे हैं, भी कर दें दिसंबर लास्ट, जनवरी के मिड तक तो कर ही देना चाहिए, ताकि हाँ, आपको रिवीजन के लिए जितना ज़्यादा और अच्छा टाइम मिलेगा उतना ही अच्छा आप कर रिवीजन, पाओगे। प्रैक्टिस सेशन। हाँ, तो ये इस तरीके से प्रैक्टिस बाद में पीवाईक्यू। और एक चीज़ मैं अपनी तरफ से मेरे अभी माइंड में आई है, जो मैं पर्सनली सलाह देना चाहूँगा कि सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आपको सैम्पल पेपर्स लगाने चाहिए। सैम्पल पेपर लगाते टाइम एक बात ध्यान रखनी चाहिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बार बार आपसे नहीं बन रहे होंगे। आपको देखना चाहिए कि वो कौन से क्वेश्चन है, वो कौन से चैप्टर से हैं। जिस भी चैप्टर से वो क्वेश्चन है, उस चैप्टर की आपको चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी चाहिए, फिर उस चैप्टर के सैंपल पेपर के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए। ये बात ध्यान से सुन ले, मैं क्या कह रहा हूँ कि सैंपल पेपर आपने लगाए, फिर आपने देखे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे बार बार आपसे बन ही नहीं रहे हैं, आपको देखना चाहिए वो कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है। उस चैप्टर को आपको अलग से पर्सनली पकड़ना चाहिए कि इसकी अलग से पूरी शीट लगा लें, सारी प्रैक्टिस कर लें। जब वो हो जाएगा तो सैंपल पेपर में वो क्वेश्चन टकराएगा तो आपका फिर बनने लगेगा। ऐसा आपको बिल्कुल करना चाहिए। एक बार अभी जैसे 4-5 सैंपल पेपर लगाए, उसमें कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे ना, तो उसे नोट कर लेना चाहिए।
क्योंकि हाँ, वो ज्यादातर रिपीट ही होते हैं मतलब सारे एक फिक्स क्वेश्चन। पैटर्न पे आते रहते हाँ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छी बताई अंशिका ने कि बार बार आप कोई बहुत सारे सैंपल पेपर देखें तो एक फिक्स पैटर्न वाले क्वेश्चन तो मैं हर सब्जेक्ट में मिलेंगे ही कि ऐसे तो आते ही है। उन्हें अलग से नोट करते जाना चाहिए कि इन्हें तो बहुत अच्छे से हमें करके रखना ही है, तो बहुत हेल्पफुल रहता है। इसके बाद एक बड़ी चीज, अब तुम स्कूल का तुमने बताया कि गई नहीं, तो फेयर वगैरह, फेयर कॉपी नोट्स वगैरह का बच्चों को जो प्रेशर रहता है वो नहीं रहा होगा। फेयर वेयर तो बनाई थी, किस सब्जेक्ट की बनाई मैथ थी? की बनाई थी और किसी की नहीं बनाई थी। मैथ की नहीं बनाई थी। हाँ। तो मैथ का बच्चे समझ सकते हैं कि मैथ की तो बनानी ही पड़ती है। ठीक है, तो मैथ की फेयर बनाई थी, तो आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं कि फेयर और किसकी सब बना। में तो डालते जाओ चल जाता है वो तो। चल जाता है, मैथ का नहीं चल पाता। हमने तो तो इस साल इस भी डाल दिया। तो एक रहता है कि ज्यादा पढ़ने के लिए एक बात तो स्वाभाविक है, या तो कोई सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है या रात को देर में पढ़ता। तो तुमने कब स्टडी प्रेफर करी, लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग? लेट नाइट प्रेफर की। हाँ लेट नाइट, तो लेट नाइट स्टडी ये आपको जरूर डिसाइड कर लेना चाहिए हाँ। कि आपको कब पढ़ना है, सुबह जल्दी पढ़ना है या रात को देर। इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, अभी लास्ट जो वीडियो बनाई है कुछ टाइम पहले, कि हमें कब पढ़ना चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि हमें सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए रात को देर तक, तो उसके लिए एक वीडियो आप देख सकते हैं, तो आप अच्छे से उसे डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन इनमें से एक काम तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं चल पाता कि आप रात को भी जल्दी सो जाते हैं सुबह भी आप नहीं उठते। तो बिना मेहनत के तो देखो कुछ होने वाला नहीं है। आप बस इंटरव्यू ऐसे एक देखेंगे, ऐसे 50 देख लेंगे, देख देख के थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होंगे और फिर आप डाउन हो जाएंगे, इससे कोई बदलाव नहीं आएगा। आपको निश्चय, दृढ़ निश्चय करना पड़ेगा कि हाँ मुझे करना है, तो मैं कुछ इसके लिए स्टेप तो लूंगा। अब बात करते हैं कि इसमें योगदान जो आपका पूरा रहा 96 जो परसेंट है ना, अपने आप में एक बहुत ज़्यादा परसेंट है। और इस जगह मतलब एक हम कहें तो अपने डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से कस्बे से हम आते हैं, इस छोटी जगह पर रहकर, तो एक अच्छा। और दूसरी बात मैं अभी बता दूं, प्रेजेंट का बता दूं, प्रेजेंट में 10th के बाद अंशिका फिजिक्स वाला से आई थी, हाँ फिजिक्स फिजिक्स वाला। वाला से ऑनलाइन जेई की तैयारी कर रही हैं। तो ये अभी मतलब इस छोटे सी जगह पर बच्चे अच्छा अच्छा पढ़ते हैं, तो कैसे ये ऐसा कर पाते हैं? तो आपको क्या लगता है किस किस का आपकी सफलता में, आपकी अच्छी परसेंट में योगदान रहा? मम्मा का, आपका और टीचर्स का, पूजा मैम का। तो सारे टीचर्स का। हाँ और सारे टीचर्स का और हिंदी वाले सर का खास तौर से। तो हिंदी वाले सर का अंशिका ने बताया था कि स्कूल में ही उसकी हिंदी कवर हो गई, तो हाँ मतलब जैसे हम लोग टेस्ट वगैरह, यूनिट टेस्ट, हाफ ईयरली देख के आते थे, तो वो कहते रहते थे कि जो बीत गई सो बात गई। हाँ, हाँ वो मोटिवेट करते रहते थे। नहीं ये बहुत अच्छी बात है। और हिंदी का मोटिवेशन तो अपने आप में ही बहुत अलग होता है। हाँ एक लिरिक्स टाइप में। हाँ हाँ, अच्छा नहीं है। बहुत अच्छा, अच्छी बात। तो फिर लास्ट में अब जैसे 10th में अभी इस साल जो स्टूडेंट हैं उनके लिए तुम्हारा क्या मैसेज रहेगा, उन्हें क्या करना चाहिए 10th उन्हें में? बिल्कुल फोन से तो जितना कम हो सके सिर्फ पढ़ाई के लिए यूज करो, क्योंकि बहुत डिस्ट्रैक्ट होते हैं। अब ऐसे सोचते हैं कि 5 मिनट बस, जैसे 58 मिनट हो रहा है तो 2 मिनट और चला ले रहे, क्या हो रहा। फिर वो 8 बज जाते तो 5 मिनट और क्या हो रहा। ऐसे करते करते पूरा टाइम निकल जाता उनका। तो ज्यादा अगर उनका थोड़ा उन्हें रिलैक्स फील करना है तो बाहर जाके खेल लें, म्यूजिक सुन लें, लेकिन वैसे स्क्रीन टाइम ना करें। तो ये बहुत अच्छी सलाह अंशिका ने दी है। बच्चों को फोन से जरूर दूर रहना चाहिए। मैं ये बिल्कुल कहना चाहूंगा, ये केवल पढ़ाई के लिए आवश्यक नहीं है। आज के समय में, आज अगर आपको अच्छा इंसान बनना, अच्छा व्यक्ति बनना है, अच्छी दिशा में कदम बढ़ाने हैं, तो आपको फोन से दूर रहना पड़ेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं फोन में तमाम तरह के डिस्ट्रैक्शन है, ना केवल गेमिंग। आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, भी जानते भी नहीं कि फोन में अब क्या क्या होने लगा है। तो बच्चे एक तरीके से फोन की दुनिया में डूबते जाते हैं। तो आपको कुछ भी करके फोन से दूर रहना चाहिए। पेरेंट्स से भी मैं कहना चाहूंगा, आप केवल बच्चे को ये कहते रहेंगे कि फोन मत चलाओ मत चलाओ मत चलाओ, कहने से काम नहीं चलेगा। आपको एक उन्हें वातावरण देना चाहिए। आपको वैसा वातावरण देना चाहिए। क्या करें, मतलब आप उनके लिए स्पोर्ट अकेडमी ज्वाइन करा दें। अगर जो छोटे बच्चे 7th 8 9 उसमें है, बोर्ड एग्जाम वालों के पास तो टाइम ही नहीं रहता। और या अगर उसका म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो आप म्यूजिक ज्वाइन कराइए। घर परिवार के साथ बैठकर आप इकट्ठा प्लान कीजिए कि आज हम ये साथ में कुकिंग करेंगे। कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बताना पड़ेगा। बुराइयों की ओर अगर कोई जा रहा है तो इससे दूर करने का ये तरीका नहीं होता कि बुराइयों की ओर मत जाओ मत जाओ। आप अच्छाइयों की बाढ़ लाइए जीवन में। जब आपके जीवन में इतनी अच्छाइयां होगी तो बुराइयों की ओर वैसे ही बच्चा नहीं जाएगा। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि बच्चे के जीवन में अच्छाइयां, अच्छी अच्छी चीजें लाएं, ताकि वो फोन से दूर हो। अपने आप में हालांकि ये कठिन काम है, लेकिन हमें आपको मिलकर सम्मिलित प्रयासों से ये करना होगा।
तो अच्छी मेहनत से फिर बाकी 10th के स्टूडेंट, तो ये थोड़ा ज़्यादा एक मैसेज चला गया, तो अभी हम 10th के स्टूडेंट की बात करें तो ये 10th के स्टूडेंट जैसे अभी जो दीपावली के बाद से जिन्होंने किया, एक लास्ट, बस ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये दीपावली के बाद जिन्होंने स्टार्ट किया है, अभी तक जिन्होंने नहीं पढ़ा, भी कैसे एक शुरुआत कर दें ताकि बिल्कुल एक जो हताश से लोग बैठे होंगे वे कैसे अपना मतलब प्रारंभ कर दें, क्या करना? वरना पहले जो सब्जेक्ट थोड़ा अच्छा लगता है उससे शुरुआत कर दें, उसके शुरुआत के 2-3 चैप्टर कर लें और डेली बेसिस पे अपने टारगेट सेट करें कि आज इसका इतना करना। सबको लेकर बैठे हैं, ऐसा नहीं कि मतलब आज पूरी मैथ ही मैथ कर दी, साइंस ही साइंस कर ली, तो इससे फिर रिवीजन भी नहीं हो पाएगा और भूलते जाएंगे। तो सबसे पहले डेली टारगेट सेट करना हाँ। चाहिए कि आज इतना इतना करना है। और दूसरी बात, ये डेली टारगेट हो भी जाए नहीं भी हो पाए तो उससे हताश नहीं होना कि हाँ। मैं नहीं कर पाऊंगा, उसने और कर लिया ऐसा भी होगा। नहीं कि आप एक हफ्ते बहुत सारे टारगेट लेके बैठ गए कि आज इसके 5, इसके 6, उसके 10 चैप्टर, तो और ज्यादा तो डिमोटिवेट टारगेट हो गए। लेते समय प्रैक्टिकली रहना चाहिए, ये नहीं कि हाँ। सोच लिया कि हाँ, मैं तो बस कर ही लूंगा। इमेजिनरी कि हाँ हो जाएगा वो तक 10 चैप्टर। तो ये इस तरीके से करना चाहिए। तो जिन्होंने अभी कोई शुरुआत नहीं की है, बिल्कुल हताश होने की जरूरत नहीं है, आप आज से भी स्टार्ट कर दें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो आप इसी तरह हमारे जो चैनल है उस पर हम आपको टॉपर्स आपके बीच लाते रहते हैं, और भी विभिन्न तरह के मार्गदर्शन प्रारंभ होंगे। आगे चलकर हम एक कैरियर काउंसलिंग सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं, जो बच्चे 10th के बाद कंफ्यूज होते हैं कि हमें किस लाइन में जाना चाहिए, कौन सी लाइन अच्छी होती है। तो समाज जीवन के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में जो अपने मुकाम पर अच्छे पहुंचे, हम उनके बीच जाएंगे और उनसे बात करेंगे कि उनका जीवन कैसा है, उनका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा था, वो कैसे इस मुकाम पर पहुंचे, ताकि और बच्चों को मार्गदर्शन मिल सके। तो ऐसा मार्गदर्शन आप सभी को मिलता रहेगा। और मैं अंशिका को भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने समय दिया। तो आप सभी का फिर बहुत बहुत धन्यवाद।